if I'm talking about India, okay, and there are two countries, one is Pakistan, our favorite, and one is America. Okay, when it comes to India's foreign policies, do you people think India का रिलेशन जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अमेरिका के साथ भी वैसे ही रहेगा या चेंज रहेगा? हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा अच्छा होने की वजह से हमारा उनका ट्रेड रिलेशंस एंड बाकी कल्चरल रिलेशंस में भी फर्क आता है, राइट? वेयर ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने को हम लोग ट्राई करते हैं. व्हाई? बिकॉज हमारा उनके साथ रिलेशंस अच्छा नहीं है. ठीक है, एवरी टाइम देयर इज अ डिस्प्यूट एंड ओनली वन देयर इज वन टॉपिक ऑन इट, दैट इज Kashmir. These people say that this is theirs and we say it is ours. ठीक है, तो क्या अगर मैं बोलूं इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का बात हो रहा रहेगा तो क्या हमारा रिलेशन पाकिस्तान मतलब हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ अच्छा रहेगा कि अमेरिका के साथ अच्छा रहेगा? क्यों? बिकॉज वी फॉर्म अ कॉर्डियल रिलेशन विद देम, राइट? समझ रहे हो? फॉरेन पॉलिसी सबको समझा? सबको. अब बेसिकली हम देखेंगे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है. ठीक है, जब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाता है, फॉर्मुलेट का मतलब क्या सर? बनाया जाता है. तो वो टाइम पे कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, अब वो फैक्टर्स क्या है पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सर आप स्टार्ट कीजिए. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स या ज्योग्राफिकल लोकेशन से. You must have seen the globe or a map of the world. You can see the geographical location of any nation from that. Some countries are far away from the other countries, while there are several neighboring countries around some countries. Some nations have a long coastline, while some have a plenty of a mineral wealth. In some, the size, population, topography, coastline availability of natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. Okay, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है. क्यों? देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया का लोअर पोर्शन कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है सर, डिजाइन ऐसा नहीं है, समझो, अपन ड्राइंग नहीं बना रहे. दिस इज द कोस्ट लाइन. यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ओशियन है, राइट? ऐसे ही कुछ तो है. ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा दो तीन बूंद छोड़ने का एक छोटा सा सर्कल बना के इसको क्या बोलते हैं? ऐसे ही कुछ तो है. इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है. ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा सी से रिलेटेड चीजों का. फ्यूल बोल लो, मराइन एनिमल्स बोल लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने का बात होता रहेगा, राइट? राइट. वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हमारा ज्यादा होता रहेगा. हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगर हमको जनरेट करना है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग जब भी हमारा ट्रेड रिलेशन मेंटेन करना है, हम लोग को जरूरत नहीं है कि हमको हवा से लेके जाएंगे. हम लोग वाटरवे का यूज कर सकते हैं, पूरा ट्रैवल करने के लिए कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर तुमको बोलूं कि यहाँ पे हमारा कुछ गल्फ नेशंस भी है, ठीक है, गल्फ नेशंस भी है, तो यहाँ से हमारा पेट्रोल का जो चीज है वो वाया वाटर आ सकता है. ठीक है, ये हो गया मेरा नेबरिंग कंडीशंस. ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से इधर आ गया मैं और यहाँ पे लेट्स से अमेरिका है. ठीक है सर, यहाँ पे नहीं है, समझो मैं बोल. ठीक है, दिस इज अमेरिका. इफ आई से दिस इज अमेरिका, ऑलराइट, इफ आई से दिस इज अमेरिका, हमारा और यहाँ पे हम लोग को प्लेंटी ऑफ क्या क्या मिल सकता है? मिनरल वेल्थ, आर्म्स एंड एम्युनिशन, अपग्रेडेड वाला एमओ लिख रहा हूँ आगे. और अगर मैं बोलता हूँ जर्मनी एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ से हम लोग का ट्रेड रिलेशन डिफाइन होता है और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? हाईटेक टेक्नोलॉजी. ठीक है, एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं यहाँ पे जापान का, ठीक है, इंडिया के अंदर ही जापान डाल रहा हूँ सर, नहीं सिर्फ एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे ये प्लस ये दोनों मेरे को मिल रहा है. ठीक है, अब मैंने क्या बताया तुम लोग को? पहले बताया मैंने नेबरिंग कंट्रीज का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो. ठीक है, लोकेशन और एक्सटेंट के वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के वजह से भी मेरा रिलेशन डेवलप होगा. सर ऐसा क्यों? फॉरेन पॉलिसी में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक दूसरे के कंट्री को अपलिफ्ट करेंगे. ठीक है, द अंडर डेवलप्ड कंट्री विल ट्राई टू कम इनटू डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलपिंग नेशन विल ट्राई टू कम इन अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड नेशन, राइट? फॉर दैट दे नीड एन अपलिफ्टमेंट. वो अपलिफ्टमेंट किस तरीके से होगा? अगर हमारा नेबरिंग कंट्रीज हमको हेल्प कर रहा है तो, या हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं तो, फर्स्ट थिंग
नहीं, when we are forming any sort of relationship, any sort of foreign relationship with any country, हम लोग कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे, किस तरीके से हमको उनसे मदद हो सकता है। मिनरल वेल्थ का जरूरत है अमेरिका से, रिलेशन अच्छा रहेगा तो हमको मिलेगा। आर्म्स एंड एम्युनिशन, वॉर टाइप के कोई सिचुएशन हो गया तो वहां पे अगर मदद चाहिए तो हमको हेल्प करेगा, राइट। अभी आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 4G 5G यूज कर रहे हैं, राइट। मैं अगर तुमको बताऊं कि टेक्नोलॉजी का जो डंपिंग ग्राउंड है ना, टेक्नोलॉजी का डंपिंग ग्राउंड इंडिया को कंसिडर किया जाता है। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग 4G भी यूज कर रहे हैं, 4G यूज कर रहे हैं। मैं अगर तुमको बोलूं बाकी के फॉरेन कंट्रीज में 4G कब का आ गया, अभी वो आउटडेटेड हो गया। मतलब क्या, मतलब हम लोग अभी भी टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत पीछे है। लेकिन वही अगर हमारा रिलेशन इस ऐसे कंट्रीज के होगा जहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, क्या हमको मदद करेगा वो। तो दैट इज व्हाई योर ज्योग्राफिकल लोकेशन इज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल कंसिडरिंग और व्हाइल डिसाइडिंग योर फॉरेन पॉलिसी। क्लियर है सबको? एनी डाउट सो फार? एनीबॉडी डाउट है सर? ओके, आगे पढ़ेंगे सर, पढ़िए। Political system. In a democratic political system, the nation's parliament plays a major role in involving foreign policy. When different aspects come up for discussion in parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policy. By raising questions about the same, federal political system has to take into account the inclinations of the constituent states while shaping foreign policy. Because the affairs in neighboring nations affect constituent states. For example, events in Sri Lanka may affect Tamil Nadu and those in Bangladesh may affect West Bengal and the Northeast industry. Okay. So अभी बेसिकली क्या बताया अपने को, सेकंड फैक्टर्स कम इज योर पॉलिटिकल फैक्टर। अब पॉलिटिकल फैक्टर में क्या होगा, सबसे पहले बात तो समझ के चलो, पार्लियामेंट नाम का एक चीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे दो पार्टी बनते हैं, एक रूलिंग मतलब जिसका गवर्नमेंट है, एक ऑपोजिशन, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेनेवर एनीथिंग ब्रॉट बाय द रूलिंग पार्टी, कोई भी ऐसा नहीं कि हम लोग का अगर मेजॉरिटी है हमने बात लाया और हमने डायरेक्टली लॉ बना दिया, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज रहता है ना, पहले डिस्कस किया जाता है, उसका प्रोज एंड कॉन्स निकाला जाता है, ठीक है। उसका क्या इल इफेक्ट्स है क्या नहीं है, वो सब चीजें देखा जाता है, एंड आफ्टर दैट ओनली इट बिकम्स अ लॉ। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, डिबेट होता है, चीजें होती है, एंड देन फिर फाइनलाइज होता है। रूलिंग पार्टी ने कोई चीज लाया तो अपोजिशन पार्टी का काम ही है इनको काटना या इनको डिस्टर्ब करना या इनको क्वेश्चन करना। डिस्टर्ब नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन करना। व्हाई सर क्वेश्चनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चनिंग करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि इसमें क्या लूप होल्स है कि नहीं, ठीक है। अब तुमको अगर मैं बोलूं कि कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होकर कंज्यूमर के पास नहीं आता, उसको भी ना क्वालिटी चेक के अंदर जाना पड़ता है। क्वालिटी चेक करने के बाद ही तब जाके वो चीज डायरेक्टली कंज्यूमर के आ जाता है। ऐसा नहीं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को भेज दो, डिफेक्टिव हुआ तो कंपनी का नाम खराब हो सकता है। उसी तरीके से हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोचने वाले दोनों पार्टीज है, राइट। आज ये रूलिंग पार्टी में बैठा है, कल जाके ये ऑपोजिशन में बैठेगा और ऑपोजिशन वाला रूलिंग में आएगा, तो वो टाइम पे भी ऐसे होगा? नहीं, वो टाइम पे भी वही सेम होगा कि ऑपोजिशन का काम है ही हैज टू काउंटर चेक, ठीक है। ये मोस्टली का होता है मालूम है, ये मोस्टली होता है हमारे सिबलिंग्स में। हमने कोई चीज अगर सजेस्ट किया रहेगा पेरेंट्स के सामने, हमारा सिबलिंग हमेशा उसको काउंटर चेक करेगा, ठीक है। अपन चिढ़ते भी है कि भाई क्यों बोल रहा है, बहन क्यों बोल रही है, बट वी नीड टू बी काउंटर चेक। उसी तरीके से यहाँ पे रूलिंग पार्टी को काउंटर चेक करने का ही काम है अपोजिशन का, सो दैट ज्यादा अच्छा कुछ और निकल के। डिबेट क्यों होता है, क्वेश्चनिंग क्यों होता है? जितना ज्यादा डिबेट, जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग होगा, उतना ज्यादा अच्छा इनपुट बाहर निकल के, राइट। अब फॉरेन पॉलिसी जब भी बनता है, इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम। सर ये फेडरल सिस्टम क्या होता है, याद है किसी को? फेडरल सिस्टम नाम का चीज हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद है? फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है सर? दो चीज होता है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कुछ है क्या? यस, नो, मे बी। ऑनलाइन लेक्चर में नहीं बैठो, हाँ नहीं होना चाहिए क्या? फेडरल सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों होता है, यस नो? हाँ, मुंह खुलना चाहिए, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या? दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। जब भी फॉरेन पॉलिसीज कुछ भी डिराइव होगा या कुछ भी बनाया जाएगा, तो वो टाइम पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन दोनों गवर्नमेंट्स को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम्हारे फॉरेन पॉलिसी में। सर ऐसा क्यों? जैसे कि अभी वहां पे बात हुआ था, ये तमिलनाडु है, राइट। ये हमने क्या बोला, क्या है? श्रीलंका। अब ये श्रीलंका के साथ अगर हमारा कुछ भी खराब रिलेशन होता है, फॉरेन पॉलिसी अगर हमारा डिस्टर्ब हुआ रहेगा, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको गिरेगा? क्यों सर?
यहाँ पे पानी है, मतलब यहाँ पे फिशरी बहुत ज्यादा होता रहेगा ना। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहेगा। किस तरीके से होता रहेगा? पानी की वजह से होता रहेगा। तो अगर काउंटर करना रहेगा तो कहाँ से काउंटर करेंगे वो लोग? वाटरवे की तरफ से। सेम गोज विद हियर, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे बंगाल है, ठीक है, इसका बॉर्डर्स में ही तो एक और चीज है, दैट इज बांग्लादेश। अपना एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसको अगर तुमने कभी सुना रहेगा गलती से न्यूज में, तो रेफ्यूजी के नाम पे बहुत सारे लोग ना बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं बांग्लादेश के साइड से। तो आके कहाँ पे रिसाइड करते हैं वो लोग? बंगाल में। अगर हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं रहा या कुछ भी रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट बॉर्डर नेशन के स्टेट को होगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान का और इंडिया का। उसका इम्पैक्ट किधर होता है? कश्मीर में, राइट। अगर कुछ भी, अगर वो लोग का अटैक होता है, डिफेंस होता है, जो भी होता है, अगर शूटिंग भी होता है, फायरिंग भी होता है, तो किसके ऊपर इम्पैक्ट गिरता है? वहां के लोकल्स के ऊपर, राइट। So India, while forming, or any country while forming its foreign policy, have to also took into consideration the political advisories. समझ में आ रहा है सबको? Everyone, any doubt so far? कुछ भी? आगे पढ़ना चालू कर। Economic. In modern times, the economic condition of any country has acquired great importance in deciding foreign policy. As a result, the economy impacts foreign policy in two ways. Foreign policy is shaped by the need to establish economic relations with other countries. Import-export, participation in world trade, all aimed at strengthening the economy of the country. In today's world, the issue of economic security are as important as national security. A country is recognized to be powerful in proportion to the economic security it enjoys. Countries having a strong economy are less dependent on other and they can have an independent foreign policy as well. Okay. National security. इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दोनों में सिक्योरिटी है, ठीक है। बट तुम लोग मुझे बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, क्या लग, ठीक है, एकदम मस्त है सर। मेरे भाई का बहन, सॉरी मतलब मेरे सिबलिंग, मतलब मेरे मॉम डैड का सेकंड बेटा बेटी, ऐसा वाला बात घुमा के। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब जब भी बात आता है तो आपके कंट्री के बॉर्डर्स को किस तरीके से सेफगार्ड किया जाएगा, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, समझा। बट व्हाट इज योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी? इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब जो हम लोग हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं ना, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक पर्सन रिच है या एक पर्सन पुअर है, किस तरीके से डिसाइड होता है? उसके इकोनॉमी के ऊपर, उसके वेल्थ के ऊपर, ठीक है। कंट्री का वेल्थ को इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। 2 साल पहले 2019 में जब तुम स्कूल जाया करते थे, याद आ रहा है ऐसा कुछ तो होता था, ठीक है, ऐसा कुछ होता था। तुम लोग को स्कूल बस या रिक्शा या चल के जैसे भी जाते थे अपने अपने स्कूल में, यूनिफॉर्म पहन के, बाल वेल ठीक रख के, ठीक है, सुबह उठ के जल्दी जाने का एंड एवरीथिंग चलता था। 2 साल पहले ऐसा कुछ होता था, ठीक है, रिसर्च ब्रेक मिलता था, फिर तुम क्लास आते थे, ये सब होता था, राइट। 2 साल में क्या हो गया कि तुम लोग ना घर के बाहर निकले ही नहीं। आधे जन ने लेक्चर गोदड़ी में बैठ के अटेंड किया है, आधे जन ने लेक्चर वीडियो बंद करके अटेंड किया है, आधे जन ने लेक्चर में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मोबाइल में यूट्यूब चालू कर देते थे और मिनिमाइज करके अपना लेक्चर चलता था। गलती से मैडम सर ने बोला था यस यस, अगर ज्यादा कुछ बोला तो बोलेगा नेटवर्क इशू, सॉरी मैडम वी कैन नॉट कनेक्ट, राइट। ऐसे ही कुछ होता था 2 साल तक, ठीक है। फॉर्चुनेटली फिर हम एक टाइम रहता था जब हम लोग सोचते थे काश हम भी भाई बेड पे सोते सोते लेक्चर अटेंड करेंगे, नहाते नहाते लेक्चर अटेंड करेंगे। जब ये सामने सामने तुमने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, तुमको क्या लगा? नहीं यार, अपना ट्रेडिशनल टेक्निक ही राइट है, मतलब हमको ऐसा फीडबैक है। अब जो पढ़ाई नहीं करना चाहता वो अभी बोलते हैं यार चलने दे, ऑनलाइन ही बस बेस्ट है, बैठे बैठे मार्क्स मिल रहा है, क्या ही जिंदगी में दर्द। खुल के अपन बोलेंगे ना, पेरेंट्स अगर बोले कमी मार्क आले काय करायचं ऑनलाइन होऊन सगळं त्रासच करा। 40% वाले को भी 90% मिला, वो भी खुश, पेरेंट्स भी पेड़े बांट रहे, मेरे बच्चे को 90 मिला, कैसे मिला सर? वो निंजा टेक्निक, कॉपी पेस्ट वाला, देखने का आंसर लिखने का, बराबर ना। अपन वैसे एग्जाम दिया ना अभी, Right. जितने नहीं बोले सारे ने किए, ठीक है, जितने भी नहीं बोल के बैठे ना सबने किए, ठीक है।
सर वो एक्चुअली मैं क्रॉस चेक कर रहा था आंसर राइट है कि नहीं। अभी एग्जाम का पेपर इधर है, मेरा टेक्स्ट बुक सामने है। ओके यस आई एम राइटिंग। लिखते जा। बाकियों ने तो टेक्नोलॉजी वापर ली है, दो मोबाइल चालू करके, एक टैब में मेरा आंसर रेडी हो रहा है गूगल पे, एक टैब पे मैं आंसर पेपर दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ तो निंजा टेक्निक यूज किया था तुमने। उसके बाद आया कोरोना क्राइसिस, ठीक है, जहां पे हमने देखा कि लॉकडाउन एक्सटेंशन चला। पहले एक दिन आया हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले भाइयों बहनों एक दिन का लॉकडाउन लिफ्ट किया, लॉकडाउन आप लोग के लिए ये किया जा रहा है, इसको जनता कर्फ्यू बोलते हैं, इससे कोरोना भाग जाएगा। जैसे कि वो पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, तुम पकड़ो हम भागेंगे, हम पकड़ो तुम भागेंगे। फिर एक दिन हुआ, फिर एक दिन के बाद आता है, एक दिन फिर अपने को न्यूज आता है, बोला चलो सब लोग खुश आ गया, सब लोग मॉम डैड पेरेंट्स सब, बच्चे लोग बोले यार बच्चे क्यों खुश, स्कूल को छुट्टी, क्लास को छुट्टी, पेरेंट्स क्यों खुश, ऑफिस को नहीं जाने गए, ठीक है। फ्रेंडी को भी क्या बोला, चल भैया आ जा पबजी खेलने के लिए। कुछ लोगों ने तो, कुछ स्टूडेंट्स ने तो मेरे फोन लेके भी खेलना शुरू कर दिए थे, 2-3 गेम तो उन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे मोबाइल में, पर ठीक है। फिर आता है 23 ऑफ मार्च, जब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि इसके बाद सभी प्राइवेट स्कूल और क्लासेस को बंद रखना है। जैसे कि कोरोना बच्चे लोग को पहले चेक कर रहा है, कैसे चल धप्पा, ठीक है, बाकी सब चालू रखो, तो ठीक है हमने बंद करवाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हो गया, स्कूल्स बंद हुआ, फिर मॉल्स बंद हुआ, थिएटर्स बंद हुआ, दुकानें बंद हुई। फिर चलता था लपा छुपी। मैं बताता हूँ कैसा। पहले गवर्नमेंट ने बोला कि आपका जो टाइमिंग है शॉप पे जाके कुछ खरीदने करेगा, वो टाइमिंग है सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के सुबह के 7 से लेकर सुबह के 10 बजे तक, 3 घंटा। तो लोग क्या बोलते थे, बाद में अपने को छुपने का ही है, पहले ही सबको जाके सब सामान खरीदने का। कुछ जन ने तो 1-2 महीने के लिए सामान भर के रख दिया था अपने घर। दाल कितना, 20 पैकेट, तेल कितना, 100 पैकेट दे दे, भजिया चलेंगे सब। हाँ वो तो और ही चला ना क्या, वो बहुत सही था। ये जो पोटैटोज है और अनियंस है ना, 100 किलो लोग लेके जाने लगे। क्यों, लॉकडाउन में क्या करेंगे, भजिए बनाएंगे, भजिए खाएंगे हम, भजिए, दिन में 4 बार चाय पीने का, भजिए खाने का, ठीक है वो एक चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बोला कि नहीं अब लॉकडाउन का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, 7 बजे का था तो सब क्या बोलते थे, सोने के टाइम पे ये दुकान चालू रखते हैं, कैसा होएगा, उसको चेंज किया, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक किया, क्या 7 बजे से लेकर 2 बजे तक किया। तो 2 बजे तक किया तो वो लोग ने, हम जैसे बच्चे लोग ने क्या स्टंट मारा, हमने क्या किया, हमको बाहर जाने का रहता था, ठीक है, ऑनलाइन खेलते थे, नहीं तो फिर बिल्डिंग के नीचे अपन को भी मम्मी लोग भेजते थे कोरोना के नाम पे, राइट, क्रिकेट विकेट खेलने के लिए। तो हमको बाहर जाने का रहता, हम लोग क्या करने लगे, एज अ सिटीजन हम लोग ना अपने पॉकेट में मेडिसिन का पॉकेट टैबलेट्स रखने लगे। क्या बोलते थे, किसने पकड़ा, अरे मेडिकल जा रहा ठीक है, मेडिकल जा रहा था, और क्या दिखाएगा लगा, वो 1-10 दिन पुराना पैरासिटामोल ही दिखाएगा, मैं जा रहा था। वो चला, वो कितना दिन चला, ठीक है, ये सब हुआ। फिर बहुत सारे जन गांव चले गए, क्या करने का, इधर कुछ नहीं करना है, गांव में जाते, गांव में कुछ नहीं। गांव से क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अरे कोविड क्या होता है, हमको तो मालूम ही नहीं कोविड, इधर सब लोग आराम से मस्त खुशी खुशी में ये चला, मतलब चलो ये भी अच्छा है। फिर आता है ये मूवी नहीं सुना रहा तुम लोग ने, तो बोलेगा सर मूवी सुना रहे करके, मूवी नहीं सुना रहा, मुद्दे पे आएंगे हम लोग, इसीलिए बोल रहा हूँ। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मार्च में अपना बंद हो गया था स्कूल एंड एवरीथिंग, एग्जाम हुआ नहीं था। फिर हमको टेंशन आया कि रिजल्ट कैसा है। फिर एक दिन गवर्नमेंट बोलता है सभी बच्चों को पास कर दिया, बच्चे खुश, भाई बैठे बैठे हम पास हो गए। कितना तेरे को, 90, अरे जा शाना मत, मेरे को भी 90, 35 वाला भी 90, 90 वाला भी 90, ठीक है। ये चला। फिर हमको क्या लगा कि हाँ चलो कोविड है, एक पैंडेमिक है, विल बी कवरिंग दिस इन नेक्स्ट 6 months एंड विल बी गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। वो ट्रैक कभी आया ही नहीं। अगले साल क्या करने का है, तो सबसे पहला नया चीज आया कि अभी कॉलेज जाने का नहीं, स्कूल जाने का नहीं, तो क्या करने का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीखने के लिए हमको टाइम लगा गया। जूम का प्लेटफॉर्म, अगर तुमको याद रहेगा, पहला जूम सेशन जब हुआ था, जब सर ने कंडक्ट करा था, तो उन लोग को 1 वीक का सिर्फ ट्रेनिंग सेशन चलता था, कैसा करना है, क्या करना है, ठीक है, आधा घंटे का। उसमें बच्चे लोग को हम क्या बोल रहे हैं कि जूम कैसा वापरने का, बच्चे हमको बोलते हैं सर आपका, आप बताओ ना सीओडी में आप कौन से नाम से वगैरह, आईडी शेयर करो सर, आपका पबजी का आईडी शेयर करो सर, क्लैन बनाते सीओसी में, घर बनाते हैं, उसके अंदर पानी बनाते, उड़ी मारते, सब ये हो। मेरे को तो लिटरली बोल रहा हूँ, पर्सनली मैसेजेस आते थे, सर नाम में कुछ नहीं रखा है, आप एक काम कीजिए, आपका आईडी शेयर कर दीजिए, हम मिलके खेलते हैं, ठीक है। वो चला, ठीक है। फिर हम भी छुप के आते थे। फिर ना उसके बाद एक पीरियड चला जब ना कोविड का केसेस, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जिनका डेथ हो गया, जिसके वजह से ना कोविड का केसेस बहुत हाइक पे था। तो अगर याद आएगा बैरिकेड्स लगा दिए थे,
बाम्बू विम्बू लगा के एकदम वो ना सीलिंग जैसा होता है, वो एरिया को सील करते हैं रेड जोन करके, ठीक है। फिर एक दिन रेड जोन करके आए, उसमें भी लोगों को स्टंट मारने के, वो बैरिकेड्स के बीच में से ऐसा लटक के निकलने का, अपना अपना ना वो होता है ना हम लोग के अंदर लचक के करके वो दिखाने का, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का, वो चला। उसके बाद ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज मालूम है क्या? कोविड के टाइम पे ना एक भी बीमारी बाहर नहीं था, ना हार्ट अटैक, ना तुमने कुछ सुना रहेगा, ना हार्ट अटैक सुना रहेगा, ना ब्लड प्रेशर सुना रहेगा, ना नेचुरल। क्या हो गया? कोविड। चलो ठीक है, क्या हो गया? कोविड। मतलब बाकियों ने बोला मैं छुप जाता हूँ, कोविड को खेलने। अभी कोविड बैटिंग करेगा, हम लोग सब लोग ऐसा सीरीज में खाली बचेंगे। ये चला, ये सब चला गया। स्कूल्स बंद, दुकानें बंद। हम में से जैसे फूडी लोग हैं ना, उनको बहुत त्रास हुआ, हमको बाहर का खाना बहुत पसंद है, और बाहर का खाना ही नहीं। और सबसे ज्यादा दर्द किसको आएगा? चिकन वालों को। कोविड किसके वजह से फैल रहा है? चिकन के वजह से। तो चिकन बंद कराओ। वो एक लिटरली बोलता हूँ गाइस, एक पीरियड चला जब पोल्ट्री फार्मिंग जो कर रहे थे ना, उन लोगों ने एक दिन में ना 1-2 लाख चिकन को ना जिंदा बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि चिकन की वजह से फैल रहा है करते हैं, ऐसा न्यूज रूमर्स फैला था। जब इतना सब कुछ बंद हो गया, मैं कोई काम का चीज बताऊं, मुद्दे वाली बात, क्या इकोनॉमी स्टेबल हो सकता है? तुम्हारा स्कूल्स बंद, तुम्हारे बिजनेसेस बंद, तुम्हारे दुकानें बंद, पैसा आएगा नहीं, जाएगा नहीं, जितना जेब में था एटीएम के नाम पे, गूगल पे के नाम पे हमने खर्च कर दिए, पैसा नहीं आएगा, कुछ नहीं, क्या इकोनॉमी स्टेबल रहेगा? फिर अचानक हम एक दिन देखते हैं कि पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। मतलब अगर प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा तो कोई खरीदेगा कोई चीज, अगर खरीदेगा ही नहीं तो पैसा बाहर मार्केट में आएगा क्या? और अगर पैसा मार्केट में आएगा ही नहीं तो क्या फिर से वो प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है? हाँ, हो सकता है क्या? तो इकोनॉमी क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। अब जब भी एक फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होता है, उसके टाइम पे क्या ध्यान में रखा जाता है? इकोनॉमी को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? व्हाई इज इकोनॉमी गिवन सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस? द ओनली रीजन इज बिकॉज इट डिसाइड्स whether a strong economy whether the country which we are dealing is a strong economy or not. ठीक है, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? जितने भी स्ट्रॉन्ग या डेवलप्ड इकोनॉमी रहते हैं ना, वो किसी ज्यादा चीजों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं यूएसए बहुत कम चीजों के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन वही अगर मैं बोलूं कोई एक नाम्बिया या उगांडा जैसा कंट्री है, ठीक है, क्या ये खुद से सेल्फ सफिशिएंट है? कोई ना कोई चीज के लिए मांगता रहेगा या डिपेंडेंट रहता रहेगा। या अगर मैं तुमको बोलूंगा कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है, उन लोग बहुत लेवल तक बाकी कंट्रीज के ऊपर डेवलप नेशन या अंडर डेवलपिंग नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका नेशनल सिक्योरिटी है, मतलब तुम्हारे कंट्री के बाउंड्रीज को, ठीक है, सेफगार्ड करने की तुम्हारा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रेडी रहता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि इतना ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है? एक टाइम था जब बोलते थे कि $1 मतलब $30 था। $1 मतलब $30। ये कब का बात है? 1900 का टाइम है क्या? आज $1 का वैल्यू कितना मालूम है क्या? 75 के 80 रुपीज चल रहा है। तो सोचो ना, हम क्या बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं हमने ना यूएसए में बोलते हैं कि हम कितना रुपए कमाते हैं? $3000। हम क्या होते हैं? $3000 कमा के शाना बनते हैं। अरे पर ये इंडिया में आने के कितना होता है? 75 के हिसाब से भी पकड़ो, 70 पकड़ो, 70 के हिसाब से भी पकड़ो, 70,000, 1,000 मतलब 70,000 हुआ, ठीक है। महीने का बोल रहा हूँ, 3,000 का कितना हुआ? 2,10,000। अरे 2 लाख लोगों का सैलरी होता है साल भर का, ये एक महीने में कमा रहे, और अपन उनको क्या बोलते हैं? 3,000 चिल्लर कमाता है करके। और 3,000 इंडिया में है तो 2,10,000 भी तो हो रहा है। तुमको मैं बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, उसका भाई ना कनाडा में वाज डूइंग हायर स्टडीज। हॉट डॉग होता है ना, गरम कुतरा, जिसको इंडियन वड़ा पाव अपन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, हॉट डॉग करके आता है ना, सॉसेजेस रहता है, 2 ऐसा ब्रेड्स रहते हैं, बीच में कार्टून में अपन देखते हैं, मतलब अपन जिसको इंडियन बर्गर बोलते हैं या वड़ा पाव बोलते हैं, अपने इधर बड़ा वड़ा पाव, वहाँ पे हॉट डॉग चलता है। तो ये जो वड़ा पाव है, नहीं हॉट डॉग है, वो मेरा फ्रेंड है ना, कॉलेज के कैंपस के बाहर बेच के, मेरा फ्रेंड का भाई है ना, बेच के ना मंथली उसके पेरेंट्स को 25,000 रुपीज बेचता था, 25 to 30,000 मंथली बेचता था, अपना खर्चा निकल के। सर अभी यही काम करने का, हम भी जाते हैं फॉरेन कंट्री में, हॉट डॉग बेचने चले गए, ले लो 10 रुपए का, ले लो, ऐसा करके। तो ये समझ रहे हो, इकोनॉमी जितना स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो जब भी एक फॉरेन पॉलिसी फॉर्म किया जाता है, हमको ये चीज देखना पड़ता है कि जिस जगह पे या जिस फील्ड में हम लोग
खुद को लैक कर रहे हैं उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूँ तुम्हारा अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा, एग्जाम्स रहता है, तो तुम लोग का जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तुम लोग उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? हमको कवर अप करना रहता है। वैसे ही होता है यहाँ पे, अगर हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हम लोग को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, लेकिन हमारा अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया या अनस्टेबल है तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन। आगे नेशनल लीडरशिप पढ़िए सर। National leadership, the president, the prime minister, the foreign minister, the defense minister, the finance minister, and the home minister have a role in deciding foreign policy. The person holding this position trying to maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it. For example, Pandit Jawaharlal Nehru contributed the policy of non-engagement to India's foreign policy. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contributed a great deal to improving Sino-Indian relations. ओके, अब ऐसा कुछ तो टर्म सीखा था हम लोगों ने, ठीक है? यहाँ पे दो पार्टी थे, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी आया था। अब वहां पे कुछ तो बोला है कि नेशनल लीडरशिप, है ना? नेशनल लीडरशिप मतलब अगर हमारा टीम का कैप्टन अच्छा रहेगा तो सर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगा। मानते हो? मानते हो? अगर हमारा टीम का कैप्टन अच्छा नहीं रहेगा तो टीम में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हमारा टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये मानते हो? ठीक है। द टीम इज एज गुड एज द कैप्टन, और रादर आई शुड से द कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। मतलब दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सिर्फ कैप्टन अच्छा होने से मतलब नहीं होता, टीम भी अच्छा होना चाहिए, राइट? वैसे ही सिर्फ टीम अच्छा होने से मतलब नहीं, कैप्टन भी अच्छा होना चाहिए, राइट? ठीक है। वैसे ही हमारा नेशनल लीडरशिप कितना स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर हमारा लीडरशिप ऐसे लोगों के हाथ में है जो कि हर चीज से डरते रहेंगे तो कोई भी कंट्री आके हमारे ऊपर क्या कर सकता है? रूल करके जा सकता है। लेकिन वही अगर हमारा जो लीडरशिप है अगर किसी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है तो वो क्या करेगा? वो मेक श्योर करेगा कि जो सामने वाला कंट्री है ना वो हमारे सामने आके झुकना चाहिए। मानते हो ये चीज? ठीक है। अब हुआ क्या? whenever the foreign policy has been formulated, who plays an important role? The president, the prime minister, the home minister, the foreign minister and the finance minister. क्यों? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमेशा अगर तुमने सुना रहेगा ना, मोस्टली जब बोलते हैं ना कि फॉरेन ट्रिप के लिए गए हैं या फॉरेन किसी प्रोजेक्ट के लिए गए, तो मोस्टली कौन कौन जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर। ये लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ रहेगा या वहां पे जो चीजें हुआ रहता है वो चीज लाके क्या करने को ट्राई करते हैं? इंडिया में इम्प्लीमेंट करने को ट्राई करते हैं। अगर मैं तुम लोग बोलूं, बीच में एक चला था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाले, जिसको लेके तुम लोग बहुत खुश हुए थे, 10th में बोर्ड हटने वाला है सर, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आया था ऐसा भी कुछ? आया था, याद है? ठीक है। तो वो बेसिकली किधर का अलाइनमेंट है? दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड ऑन द जर्मनी या रशिया। फॉरेन कंट्री का किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इम्प्लाई करना चाहते हैं। क्यों सर? सो दैट वहां पे जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है उन्होंने जो देखा है वो यहाँ पे लाके उस चीज को फायदे में निकाले। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि इंडिया में हम लोग कचरा बहुत ज्यादा फेंकते हैं, तो इसकी इतना ज्यादा फेमस है कि क्या उसका गाना क्या है? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकल। और आजकल अपने बहन लोग को अपने रक्षाबंधन के दिन भी वही गाना सुनाया था, गिफ्ट में क्या दूंगा? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल करके, ये चला था, ठीक है, वो मीम बना, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं तुमको अगर बोलूं कि सिर्फ कचरा जमा करके ही, जापान जैसा कंट्री है ना, बोलता है कि तुम तुम्हारा कचरा मेरे को दो, मैं ना उससे फ्यूल बनाऊंगा, फ्यूल बनाऊंगा। मतलब जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी और ये जो फैक्टर्स है इन सबको मेंटेन करने के लिए जो चीज रिक्वायरमेंट है उसको कैसा बनाने को बोल रहे हो? कचरे से। तो वो चीज देख के आए थे। या अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि सऊदी अरेबिया में पानी नहीं है, ठीक है, वहां पे तेल फ्री में मिल जाएगा या सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन वहां पे पानी नहीं मिलता। मैंने लिटरली एक यूट्यूब का चैनल देखा था जहां पे ना 4,500 रुपए का सिर्फ एक पानी बॉटल, जो 10 रुपए का पानी बॉटल है ना मिलता ना, वो 4,500 का। मतलब कितना मिलीलीटर का? हार्डली 500 ml। 500 ml भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 10 वाला छोटा ही है ना, वो वाला बॉटल कितने का? 4,500 का। और वहां पे पेट्रोल का प्राइस क्या है? और हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंचुरी मार चुका है, वहां पे हाफ सेंचुरी पे भी नहीं आया रहेगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब वहां पे इतना डेवलपमेंट कैसे हो गया? टूरिज्म के नाम पे इतना ज्यादा गल्फ कंट्रीज इतना फ्लरिश हुआ है, कैसे हुआ पॉसिबल? ऐसे हवे में कुछ तो निकाला रहेगा उन्होंने टेक्निक, है ना? तुमको नहीं लगता है सर?
तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? जस्ट बिकॉज वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया गया और उसको ही इंडिया देख के इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो जब भी कोई विजिट के लिए जाता है ना, वो लोग ट्राई करते हैं कि मेक श्योर करे वो सारा चीज यहाँ पे लेके आए। एक टेक्निक था इराक का था, ईरान का था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। सलाइन वाटर था ना, सी वाटर हम लोग पी नहीं सकते, पता रहेगा तुम लोगों को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सलाइनिटी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन वो इस तरीके से प्रोसेस किया है कि उसको मिनरल वाटर से भी ज्यादा अच्छा बनाया जाता है और उसको पिया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्राई करने को देखे। फिर रोड बनने के टाइम पे देखो एक काम होता है कि जिधर झाड़ दिखा उसको उड़ा दो, चलता है ना। वो लोग को लगता है कि हम लोग क्या खेल रहे हैं, वो फ्लाइंग निंजा करके काट 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 करके, फ्रूट निंजा फ्लाइंग निंजा वाला गेम आता है, वैसा वाला उनको फील आता है। बट जापान में डायरेक्ट रूट से ना अपलिफ्ट करके उसको ना एक दूसरी जगह पे डिस्प्लांट करने का तरीका है। इससे फायदा क्या होता है? ट्री डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है, और उसको डायरेक्ट रूट से अपलिफ्ट करके हमने हमारा डेवलपमेंट काम भी करके ले लिया, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया लाने को ट्राई कर रहा था। तो ये सब क्यों कर रहा है? जब भी फॉरेन पॉलिसी बनता है तो हमको ये सारी चीज को ध्यान में रखने पड़ते हैं। हम कुछ चीजें सीखते हैं, हम कुछ चीजें को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ चीजों को हम लोग इंडिया में लेके आने को ट्राई करते हैं। इसीलिए नेशनल लीडरशिप भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना इंपॉर्टेंट व्हाइल फॉर्मिंग योर फॉरेन पॉलिसीज। समझ में आ रहा है? अगर अब मैं बोलूं अभी तालिबान वाला चल रहा है, देखा तुम लोगों ने? तालिबान वाला इशू में बहुत सारे कंट्रीज ना अफगानिस्तान से अपने अपने ऑफिशियल्स को लेके आने को ट्राई कर रहे, सिटीजन को लेके आने को ट्राई कर। अगर वीक लीडरशिप रहेगा तो क्या तालिबान हमको एंटरटेन करेगा? अगर लीडरशिप हम जो है नेशनल लेवल पे वो वीक रहेगा तो क्या तालिबान हमारी बात सुनेगा? लेकिन अगर नेशनल लीडर हमारा स्ट्रांग है तो तालिबान हमारी बात सुनेगा? तालिबान इज अ टेररिस्ट ग्रुप। तुझे पता नहीं अफगानिस्तान में क्या चल रहा है? नहीं, अफगानिस्तान अभी एक जो कंट्री है, ठीक है, जिसका एक प्लेयर है राशिद ही है ना, सनराइजर्स हैदराबाद का। हाँ, तो अफगानिस्तान एक जो कंट्री है वहां पे अभी क्या हो गया, एक टेररिस्ट गैंग या टेररिस्ट ग्रुप तालिबान, उन्होंने वहां के जो गवर्नमेंट है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और अभी उनका रूल चल रहा है। उस रूल के हिसाब से लड़कियों को इसके बाद एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो लोग कभी स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है। वो लोग बहुत सारे इम्प्लीमेंट रेस्ट्रिक्शंस लेके आने वाले, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल रहेगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहेगा तो ही वो हमारे कंट्री को एंटरटेन करेगा। अगर वीक रहेगा तो चल बाजू में हो जाए ऐसा बोल देगा। तो यही चीज समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप समझा सबको? एवरीवन? एनी डाउट सो फार? ठीक है, और क्या बचा है? एक ही पॉइंट बचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। पढ़ जरा। Administrative factor, Ministry of External Affairs, Foreign Secretary, Foreign Secretary. Embassies in the different countries, diplomatic officers, etc. are the administrative sector involved in creating foreign policy. Even though the final decision about the foreign policy are taken, foreign है वो। foreign policy are taken by the Prime Minister and the Minister of External Affairs, and the administrative mechanically help to machinery help to arrive at that decision. The administrative officer collect information needed to shape the foreign policy, analyze it, and give appropriate policies advice based on it. The National Security Advisor also complete these tasks. फॉरेन बोल, The तो फॉरेन बोलना तो फॉर्जन क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी। ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। अभी कोई कंट्री में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स से तालिबान का जो मैंने बताया अफगानिस्तान में, हर कंट्री का एक एम्बेसी होता है। एक एम्बेसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। अभी इंडिया में भी है क्या? हाँ, इंडिया में भी है, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में देखो तो आगे चल के ना जब तुम आगे कोई कोर्स करोगे ICA करके, CA का कोर्स जो बोलते हैं, बैंड्रा में, वहां पे जाओगे ना, वहां पे एक अमेरिकन एम्बेसी करके है, ठीक है। अभी कैसे समझाओगे तुमको? ठीक है, तारक मेहता देखते सब लोग, उसमें कैरेक्टर आया था जब ना हमारे जो जेठा अंकल है वो ऊँट के ऊपर बैठ के चलते 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 बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। फिर दया बहन जाके एकदम रोने धोने का सब होता है, ये वो करके फिर आके ना वो लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसी में बात करते हैं। या पीके का मूवी देखा था सबने? देखा है सबने? उसमें ना वो एक आंटी फोन करके बोलती है सुशांत सर को, आप जिधर भी हो वहां से ऐसा बैठ जाओ, तो वो भी उठ के ऐसा बैठ जाता है एकदम अच्छे लगे, हाँ सुन लेता हूँ। फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना दूसरे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं,
इनका काम क्या है, टू मेक श्योर कि हमारे कंट्री के लोग अगर यहाँ पे रह रहे तो उनको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ इंडिया के हर एक मेंबर इंडिया के हर कंट्री में एक ना एक इंडियन मिलेगा तुमको, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पे इंडियन नहीं रहेंगे, हर जगह स्प्लिट है, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोग को ये बोलूँ कि अगर वहाँ के प्रॉब्लम, वहाँ के अगर कंट्री के कोई भी पॉलिसी के से हमको प्रॉब्लम होता है, हमारे कंट्री के मेंस को प्रॉब्लम होता है सिटीजन को, तो उसको ध्यान देने का काम करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ हायर अथॉरिटीज को वहाँ पे प्लेस करते हैं अंडर द नेम ऑफ एम्बेसी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला अफगानिस्तान में ये इशू हुआ, बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पे, ठीक है, उनको इवैक्यूएट करना था, ठीक है, उनको वहां से निकालना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या यहाँ पे हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर का बात करो या प्रेसिडेंट का बात करो या मिनिस्टर्स का बात करो, क्या उनको पता रहेगा एग्जैक्टली कंडीशन क्या चल रहा है? उधर का छोड़ रहे, मैं अगर मोदी जी को फोन करके बोला, मोदी जी कल्याण में ना, शिवाजी कॉलोनी में ना, विजयनगर का जो क्लास है ना अपना प्रसाद होटल के सामने, वहां पे ना पानी भर गए, तो मोदी जी को पता चलेगा क्या? तो नहीं, उन्होंने बाइनोकुलर लगाया, ऐसा चेक किया, तो फिर एकदम 2x 4x 10x लगा के ना चेक कर लिया, ऐसा कुछ होएगा क्या? पॉसिबल है? नहीं। वैसे ही कंडीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये सबको बताने का काम कौन करता है? ये एम्बेसी। क्यों सर? क्योंकि वो पर्टिकुलर कंट्री में सिचुएटेड है, उनको वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस पता रहता है, उन लोग को ये भी पता रहता है कि इससे हमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकता, राइट। ये सारी चीज को मॉनिटर करके वो लोग हेल्प करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, और डेटा कलेक्ट करके किसको देते हैं? मिनिस्टर्स को देते हैं, सो दैट वो लोग बैठ के डिस्कस करें और एक फाइनल आउटपुट पे आए कि किस तरीके से हमारा फॉरेन पॉलिसीज फॉर्मुलेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? किसी को भी? यहाँ तक पढ़ के लेंगे सब लोग। अपने अकाउंट में साइनिंग किया थे आज कुठे नाही किंवा केला तुम्ही गेला मग काय बीजे में करतो किती 300चा ग्राफिक्स आहे काय 600चा घेतला का 300चा ग्राफिक्स माझ्या घर राउटर असून सुद्धा कॉपी डाउनलोड केला 600 केले 50 वाला नेट केला ये फ्रॅगमेंट पूर्ण डिटेल्स फ्रॅगमेंटचा इव्हेंट हा ना पर्यंत आहे का रे इव्हेंट हा तुम्ही दाखवलेला आहे आणि फ्रॅगमेंट पण दाखवतो ही बोलती उद्यापर्यंत आहे 12 उद्यापर्यंत आहे 12 वाजेपर्यंत ही बोलते 10 मिनिटच होईल फक्त माझी 91 मिनिट झाली आणि मला मोको भेटत नाही फोटो काढायला त्याचा काम नाही होणार आहे किसने बोला था मराठी में बोला था क्या
साइंस का पीरियड कौन दे रहा है? अंतर आ रहा है साइंस को वो टीचर रहेगी ना दीदी वो ऐश्वर्या की बाबा डेंजर है क्या हुआ था इसको बोलेगा ऐश्वर्या करके मार लेगी भाई मार इसका तो काटा हाँ बाबा क्या हुआ लेकिन हाँ हाँ म्हणून मी हसलो आणि आम्हाला त्याचा प्रश्न लागला टीचर मी आम्हाला दिला काय सरांनी सरांना नाचवले मग मी बोललो सर मी असा इसके दो पेपर तो माझे दोन्ही पेपर मैंने तो क्या क्या ठोका था मुझे 12 मार्क्स मिल गए 4 ही जाने थे और मुझे Palake and Maria Joy, Roshan Subir, Grishma Palake and Maria Joy Palake, मग ग्रीष्मा संतोष गुजर कोणतरी आणि रोशन सुरे कोण आहे रे नवीन आलाय दिव्य लोचन अनम्यूटेड क्या बात है सबका हो गया लगता है
एनी डाउट सो फार? तो मतलब सब आता है सर, कुछ पूछो। Sir, external